Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the assembly remaining topic is the hernia. So mainly आपने याद रखना है कि जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना ये मेनली मैकेनिकल होते हैं और हर्निया जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होती हैं स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, एडहेन जो मोस्टली अगर पहले प्रायर सर्जरी हुई होती है ना तो एडहेंस बन जाती हैं। पैरालिटिक आइलियस जो है ये अनदर कॉज है फॉर द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अक्रिंग आफ्टर द सर्जरी एंड जैसे फॉर एग्जांपल स्लगिश बाउल ऑन एग्जामिनेशन विद नो मैकेनिकल ब्लॉकर, सो वी विल नीड टू चेक फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। आपने सबसे पहले चेक करना है, इसकी वजह से आइलियस तो नहीं हो गया। और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। अब सारे हर्निया जो होते हैं ना उससे आपने ओबियसली रिपेयर कैसे करते हो, हर्नियोप्लास्टी के थ्रू। ओपर हर्निया हम हमेशा जो है वो प्रेफर करते हैं ओवर द लेप्रोस्कोपिक एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग। अगर तो पेशेंट ओबीस है या उसको रिकरेंट हर्निया या फिर बायलेटरल या फिर ओबीस है तो आपने ओपन हर्निया प्रिपेयर नहीं करना, आप लेप्रोस्कोपिक करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रीवियस अब आपने अगर फॉर एग्जांपल पहले लेप्रोस्कोपिक किया तो अब ऑपोजिट हो जाएगा, फिर आप ओपन करोगे। और अगर पहले ओपन की थी देन लेप्रोस्कोपी करोगे। अब पैराम्बलाइकल हर्निया की बिलो अगर 2 सेंटीमीटर से बिलो होता है ना, लार्ज होता है, तो आप मैश रिपेयर करते हो। एनी एसिम्टोमेटिक और मिनिमम सिम्टोमेटिक reducible inguinal hernia in the comorbid elderly doesn't need repair as risk of strangulation is low. सेम स्टेरियो अगर तो फॉर एग्जांपल देखो एसिम्टोमेटिक है, रिड्यूसेबल है, कोमॉर्बिड है तो उसको ऐसा रिपेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें स्ट्रेगुलेशन का रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन अगर इरेड्यूसेबल आ जाए ना तो आपने उसको हमेशा अर्जेंट रिपेयर करना होता है। ठीक है, फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पस ओजिंग हो रही है तो आप उसे ओपन करोगे, वूंड को उसे ड्रेन करोगे, मैश तक चले जाओगे और फिर मैश को रिमूव कर दोगे। अगर फॉर एग्जांपल कलेक्शन है जैसे सीरोसोम सिरोमा भी बोलते हैं, इसमें आपने रेगुलर वूंड ड्रेसिंग करनी होती है। अगर तो इनकार्सरेटेड है या इरेड्यूसिबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो ये मेनली स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा, इसमें एयर फ्लूइड लेवल आते हैं। स्टेंगुलेटेड की बात करें तो ये मेनली स्कीमिया होता है और इसमें नेक्रोसिस होती है जो कि स्किन कलर चेंजेस कॉज करेगी। इन एडिशन टू द पोटेंशियल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इसमें स्किन ओवरलाइंग जो हर्निया के ऊपर स्किन होती है ना वो एर्थेमेटस होती है और एग्जामिनेशन पे टेंडर होगी। ठीक है, और इन सब केसेस के अंदर आपने इनकार्सरेटेड हो, स्ट्रेंगुलेटेड हो, ऑब्स्ट्रक्टेड हो तो इसमें आपने अर्जेंट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी होती है। पीडियाट्रिक्स में फॉर एग्जांपल अगर अम्बिलिकल हर्निया जो है आपने 5 ईयर तक ना उसको ऑब्जर्व करना होता है। जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाएगा तो आपने हर्नियोटमी करनी है। इंग्वाइनल हर्निया इन अ चाइल्ड ऑलवेज फॉर द हर्नियोटमी। और जो मिनिमम टाइम होता है बिफोर लिफ्टिंग हैवी वेट इसमें 6 मंथ है और जो आइडियल टाइम होता है वो 1 ईयर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द GI। अब इसमें बोरहेड सिंड्रोम जिसमें एसोफेजियल परफोरेशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें इतनी फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है कि एसोफेगस जो है वो रप्चर हो जाता है। एसोफेजियल कार्सिनोमा इसमें मोस्ट कॉमन टाइप बर्ड आपने याद रखनी है कि स्क्वेमस होती है और ये मोस्टली ऐसे याद रखो ये स्मोकिंग में ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर बैरेट है और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो एक्लेजिया है फॉलो बाय द स्मोकिंग। और जो होता है ना ये स्क्वेमस ही अपर थर्ड में होता है। ठीक है, और एडिनो के अंदर डी आता है, ये डिस्टल थर्ड पे होता है और इसमें ड्यू टू द बैरेट या फिर मेटाप्लेजिया इसमें कैंसर जो है वो मोस्टली लोकेटेड होता है इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द एसोफेगस। अगर हम अपर जीआई ब्लीडिंग को अप्रोच करें इसमें आपने एबीसी इसमें एंडोस्कोपिक अप्रोच करते हो, मेडिकली मैनेज करोगे। अगर वेरिएंट है क्रॉनिक है तो फिर आप उसको सर्जिकली मैनेज करोगे। पेप्टिक अल्सर जो है ना ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है किसकी? अपर जीआई ब्लीड की। इसमें पेशेंट स्टार्टिंग में ना ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। सस्पेक्ट इन केस है फॉर एग्जांपल एनसेड अगर यूज़ करें तो उसमें पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी आपने एच पायरोई की रेडिकेशन को कंफर्म करना है तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाओगे। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर अगर इंटीरियर परफोरेशन होगी तो आप उसको मेंटल पेस्ट लगा देते हो। पोस्टीरियर के अंदर आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है गैस्ट्रोड्यूडेनरी, आप उसको लाइगेट करोगे। ठीक है, और फिर गो फॉर द ट्रंकल वेगोटॉमी। अगर नॉन केस है मेडिकल ट्रीटमेंट आपने दे दिया है एंडोस्कोपी पे उसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल अल्सर में है तो आप पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करते हो। गैस्ट्रिक कैंसर को डायग्नोज करने के लिए फॉर एग्जांपल इफ सस्पेक्टेड है तो आप उसकी एंडोस्कोपी विद बायोप्सी करोगे। और अगर आपने गैस्ट्रिक कैंसर को स्टेज देना होता है तो आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हो। सर जिसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। माल्ट है सिंपली आप रेडिकेट करोगे एच पायलोराई को विद अ मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद इफ़ द पेशेंट की रिपीटेड एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है देन अगर बार बार उसको वॉमिटिंग ब्लीड करना शुरू हो गया तो इसमें टीयर आ जाता है। ठीक है, इसमें आप अपर एंडोस्कोपी करोगे रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट स्टेटस, इससे पहले आप उसे डिस्चार्ज करो। एरोसिव एसोफेजाइटिस के अंदर ना पेशेंट मेटालिक टेस्ट के साथ प्रेजेंट करेगा। रेट्रोस्टर्नस जस्ट पेन होगी। ठीक है, और एसोफेजियल वेरिसेस जो है वो सस्पेक्ट होती है ना पेशेंट विद द साइंस ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर लोअर जीआई ब्लीडिंग में देख लो इसमें आपने एबीसीडी को अप्रोच करना होता है। एनजीटी एस्पिरेशन इफ मैसिव, फिर फर्दर आप कोलोनोस्कोपी करोगे। अगर तो कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आई है तो फिर आप टेक्नीशियम 99 करवाते फॉर द एंजियोडिस्प्लेजिया। ठीक है,
डायवर्टिकुलर डिजीज़ जो है ये किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, डायवर्टिकुलोसिस की, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है लोअर लोअर जीआई ब्लीडिंग हो रही है ना, तो इसकी वजह से होगी। डायवर्टिकुलाइटिस जो है कैसे प्रेजेंट करते हैं, जब इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है, ट्रीटमेंट में पहले आप उसको कंजर्वेटिव दोगे, फिर आप उसको अगर लार्ज साइज कलेक्शन अनस्टेबल है तो फिर ड्रेनेज करते हो। अगर फॉर एग्जांपल एल्डरली पेशेंट है, उसको रिकरेंट पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, उसका आपने कोलोनोस्कोपी देखी और उसमें नॉर्मल म्यूकोज़ा आ रहा है, तो एंजियोडिस्प्लेसिया, आप इसको बेटेक्रेशन 99 स्कैन करते हो। अगर यही चीज़ जो है पेनलेस ब्लीडिंग के साथ पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आएगी ना, तो ये मैकल डायवर्टिकुलम होगा। एनल फिशर में आपने याद रखना है कि पेन विद डेफिकेशन, ईची और क्रैक इसमें नजर आएगा। इसमें प्रिवेंटेबल कंडीशन आपने देनी और फिर ट्रीटमेंट जो है वो लेफ्ट इंटरनल स्फिंक्टेरोटोमी करते हैं। एनल एब्सेस में स्वेलिंग एब्सेस होगी, फीवर, हाई डब्ल्यूबीसीज आएंगे। प्रोलैप्स पाइल होता है, ये वाइटली स्टेबल होता है और पेनलेस होगा, जबकि थ्रोम्बोस पाइल के अंदर ये पेनफुल होता है और वाइटली स्टेबल होगा। स्लो लाइंग फिस्टुलाइज में पेन, डिस्चार्ज और में इवन रप्चर और ट्रीट करते हैं इसे फिस्टुलोटोमी। मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी मीडियल पोस्टीरियर होती है। अगर हम हेमोरॉइड्स को देखें ना, जो अगर ग्रेड्स, जो फर्स्ट ग्रेड होता है ना, इसमें तो कोई प्रोलैप्स नहीं होता। 2 के अंदर क्या होता है कि वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है और कंजर्वेटिव देन आप उसको बेंड लाइगेशन कर दोगे। थर्ड के अंदर उसे आप मैनुअली पुट ऑन करते हो, रिड्यूस करते हो, और कंजर्वेटिव में आपने उसको बेंड लाइगेशन कर दिया, और अगर ब्लीडिंग है तो फिर उसमें ब्लीडिंग है तो बैंड लाइगेशन कर दोगे, ठीक है, और अगर नो ब्लीडिंग है देन हेमरोइडेक्टमी करोगे। कैन अगर रिड्यूस नहीं हो रहा तो फिर आप उसको हेमरोइडेक्टमी करोगे। ऑल्ड पेशेंट है विद हेमरोइड, तो आपने सबसे पहले जो है उसकी कोलोनोस्कोपी करनी होती है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला अप्रोच, अगर जैसे क्रॉन के अंदर आपने याद रखना फिस्टुला होता है तो आप एमआरआई करवाओगे। अननोन केस है तो फिर आपने इसमें पहले गो विद द कोलोनोस्कोपी, पहले क्रॉन को कंफर्म करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिपेंड करेगा फिस्टुला, तो फिर आप उसमें एमआरआई करोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल टॉक्सिक मेगाकोलॉन है, ये अल्सरेटिव में ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज आर रिकरेंट एंड मल्टीपल, मेनली प्रेजेंट करेगा विद डिसऑर्डर। फर्स्ट स्टेप आफ्टर परफॉर्मिंग एमआरआई टू एडमिनिस्टर द आईवी एंटीबायोटिक देन इफ्लिक्सिमैब, ठीक है। बी केयरफुल, क्रॉन केस में बी प्रेजेंट विद अ सिंपल टेंडर स्वेलिंग विदाउट डिस्चार्ज। द केस ऑफ द टिपिकल एब्सेस, आप इसमें इंसिजन और डिस्चार्ज कर दोगे, ड्रेनेज कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट इज़ द कोलोरेक्टल। अब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर ना एवरेज इसमें आपने फॉलोअप के लिए बनाना होता है। हर सिग्मोइडोस्कोपी हर 5 साल बाद और कोलोनोस्कोपी हर 10 साल बाद करनी होती है। अगर तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री आ गई तो आपने कोलोनोस्कोपी ही हर 5 साल बाद करनी है, ठीक है, अदरवाइज हम उसके हर 10 साल के बाद करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट है, जीआई ब्लीडिंग है, उसको एनीमिया है, देन आप कोलोनोस्कोपी करवाओगे। अगर तो केस उसका क्लियर है फॉर कोलोरेक्टल, देन एट फर्स्ट सबसे पहले आप जो है वो डायग्नोसिस को देखोगे विद कोलोनोस्कोपी। ब्लीडिंग है तो आप बस सबसे पहले उसकी कोलोनोस्कोपी करोगे, देन फिर उसकी स्टेजिंग करते हो, ठीक है, फॉर सीटी, देन फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर तो पेशेंट जो है वो करंटली ऑब्स्ट्रक्टेड है और इसमें आप सर्जरी करोगे टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स। उसके बाद अगर राइट कोलन कैंसर होता है ना, इसमें ब्लीडिंग और एनीमिया होगा, ओल्ड एज पेशेंट है या सस्पेक्ट हो रहा है, तो फिर आप इसमें कोलोनोस्कोपी करोगे, ठीक है। और लेफ्ट कोलन कैंसर के अंदर राइट में तो ब्लीडिंग है, आपने कोलोनोस्कोपी कर ली, और राइट लेफ्ट के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सबसे पहले आपने उसकी ऑब्स्ट्रक्शन करनी होती है, ठीक है, विद द सिग्मोइडेक्टमी, फिर देन गो फॉर द कोलोनोस्कोपी, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है देन स्किप टू कोलोनोस्कोपी। अगर डायलेटेड कोलोन है विदाउट डायरेक्टेड कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो इसमें आपने याद रखना है ओगुलेव सिंड्रोम होता है, इसमें आपने डीकम्प्रेसिव रेक्टल ट्यूब करनी है, ठीक है। केस ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, यू शेप कॉलन है, एम्प्टी रेक्टम है, यू शेप कॉलन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपके माइंड में सिग्मोइड वॉलस आना चाहिए। इसमें आप एंडोस्कोपी करोगे, देन कोलोनोस्कोपी और फिर सर्जरी करोगे। अगर फेल हो जाते हैं देन इसमें हार्ट में प्रोसीजर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल बाउल ऑफ इन्फार्क्ट है ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द स्पीयम मेसेंटेरिक, तो आपने इसमें याद रखना है कि एफib में ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन होगी फॉर द सेवरल। वैसे आप डायग्नोस कैसे करते हो विद द CTA एंजियोग्राफी। देन इज़ द हिपेटोबिली, इसमें आपने सबसे पहले जो होता है ना अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर तो पेशेंट ओबीज है, अब इसमें आपने ना चार को ट्राइड याद रखना होता है। पेशेंट को फीवर होगी, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी, साथ में जॉन्डिस होगा, तो आपके माइंड में कोलेंजाइटिस आना चाहिए। ड्रेन कैसे करते हो, ERCP करोगे। बिलियरी पैंक्रेटाइटिस में अगर फॉर एग्जांपल एपिगेस्ट्रिक पेन है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, इसमें आपने याद रखना है कि डायलेटेड CBD इज द की, इट डजंट कंप्लीट द, इसमें ये चार्कोट्राइड को कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। इसमें कोलिसिस्टाइटिस वाले ज़्यादातर सिम्टम्स आ रहे होंगे, इसमें आप लाइपेज और एमाइलेज करवाते हो, ठीक है, और लेटर मोस्टली यही प्रेफर करते हैं। और फिर फर्दर अल्ट्रासाउंड करवाओगे, स्वेयर और लेट प्रेजेंटेशन के साथ है, देन CT करवाओगे और फिर देखोगे नेक्रोटाइजिंग तो नहीं है। कोलिसिस्टाइटिस के अंदर ना पेशेंट बताएगा कि आफ्टर द फैटी मेल उसको बिलियरी कॉलिक है, फीवर है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। इसमें कोई जॉन्डिस, कोई CBD डायलिटेशन नहीं होती, इसमें मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव आता है। अब कोलिसिस्टेक्टमी के लिए जो गोल्डन पीरियड होता है ना इन द इज़ द फर्स्ट 72 आवर्स होते हैं।
अगर पेशेंट्स आर पास एंड मैनेज कंजर्वेटिवली देन शेड्यूल, फिर आप उसको लैब को 6 वीक तक शेड्यूल भी कर सकते हो। सिम्टोमेटिक पेशेंट है और अल्ट्रासाउंड पे आपको स्लज मिल रहा है, इसका मतलब है कोई स्मॉल स्टोन है, देन आप लैब को ली करोगे। लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल हमें इंसिडेंट फाइंडिंग मिली ऑफ गॉल स्टोन इन सिम्टोमेटिक एंड स्टेबल, नेक्स्ट फिर आप इसे रीअश्योर करोगे विदाउट फॉलो अप एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। अगर डायलेटेड CBD है, सबसे पहले आपने ERCP करने के इससे पहले आप लैब को ली करो, ठीक है। अगर MI का पेशेंट है विद स्टंट देन आप इलेक्टिव लैब कोली करते हो 6 वीक के अंदर। लैब कोली की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है कि अगर तो पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप उसका करके देखो, उसे ड्रेन करोगे या फिर ERCP डेफिनेटिव होती है। अगर अनस्टेबल है ना तो फिर लेप्रोटमी करोगे, ठीक है। बिलरी पेन इन द प्रेग्नेंट पेशेंट, तो आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करोगे एंड देन गो फॉर द, अगर तो रिकरेंट अनकंट्रोल सिम्टम है तो फिर आप करते हो। और इसमें सेफेस्ट टाइम पीरियड होता है लैब कोलिका कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसकी कर देते हो। उसके बाद क्लचकिसन ट्यूमर याद रखना, इसमें श्रंकल गॉलब्लैडर होगा, इंट्राहेपेटिक डक्ट डायलेटेड होती हैं और इनलार्ज जो है वो पेंक्रियाटिक में होता है। और जबकि एम्पलरी कार्सिनोमा में आपने देखते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों डायलेट हो जाती हैं। गॉलस्टोन आइलेस के अंदर ट्राइड होता है नीमोपिलिया, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और साथ में एक्टोपिक गॉलस्टोन। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर फेरेटिन ज़्यादा हो जाता है, सेचुरेशन भी बढ़ जाएगी, आयरन भी, लेकिन TIBC कम हो जाता है। अल्कोहलिक के अंदर आपने याद रखना है कि इसमें जो AST होता है ना वो रेज हो जाता है, दोनों की रेशो बढ़ जाएगी। डायबिटिक पेशेंट है, कोई लैब वैल्यू नहीं है, देन नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर ना आपको AMA एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, जबकि ऑटो इम्यून के अंदर आपको ANA मिलती है, ANA और ASMA। बिलियरी सिरोसिस के अंदर आपको एंटी माइटोकॉन्ड्रियल मिलेंगी, ठीक है। और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर आपको एंटी न्यूक्लियर और साथ में एंटी स्मोक मिलेगी। इसको आप कैसे याद रखोगे, AMA याद रख लो, और ऑटो इम्यून के अंदर ASMA और ANA, ठीक है। सिक्लोरोजिन के अंदर आपने एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस आप डायग्नोस करोगे अगर आपको सस्पेक्ट है तो कोलोनोस्कोपी एंड देन गो फॉर द MRCP। HAC के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव एंटीबॉडी है लेकिन उसमें नेगेटिव RNA है, कोई सिम्टम, कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई एबनॉर्मल लैब नहीं है, अगर तो रिसेंट एक्सपोजर हुआ है ना तो फिर तो आप उसको, अगर ऐसा जो उसके सिम्टम्स भी नहीं आ रहे थे, कोई रिसेंट एक्सपोजर भी नहीं है, तो नो नीड फॉर द फॉलो। अगर रिसेंट एक्सपोजर तो उसे कहोगे अपना RNA जो है ना वो 6 महीने बाद आपने रिपीट करवाना है। अगर करंटली सिम्टोमेटिक है तो आप उसका RNA अभी रिपीट करवाओगे, ठीक है। फिर आपने HCC को करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, फिर उसमें डायग्नोस करने के लिए ट्राइफेजिक CT करवाते हो और हर 6 मंथ के बाद उसका फॉलोअप करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको ट्रीट कैसे करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसमें मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए, देन गो विद द टेस्ट, अदरवाइज गो विद द सर्जिकल एक्सिजन। अब लीवर ट्रांसप्लांट की क्या इंडिकेशन होती है, अगर अल्कोहलिक है, एक्स्ट्रा हिपेटिक मेलिग्नेंसी है विद इन 5 ईयर, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है या कोई एक्टिव अनकंट्रोल इन्फेक्शन हो तो आपने लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना। लीवर मैस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट स्पॉट इन हेमेंजियोमा, ठीक है। फीमेल पेशेंट जो कि ऑसिपीज ले रही हैं उसका इट्स एडिनोमा, सो स्टॉप द ऑसिपीज। इफ़ अगर नाइदर आर नॉट प्रेजेंट द चॉइसेस देन गो फॉर द डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट और फैटी मील, उसे कहने के कम कर ले, ठीक है। देन इट्स अ पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की लॉन्ग लाइक वीक्स अगो की हिस्ट्री है ना पेंक्रियाटाइटिस की, तो उसमें एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ आपने CT करवाना होता है, आप उसे ऑब्जर्व करोगे, अगर कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट है देन गो फॉर एंडोस्कोपिक। इसमें 6 वीक की हिस्ट्री दी होगी या 6 सेंटीमीटर उसमें कलेक्शन होगी। अब सूडोसिस क्या होती है, इसमें होमोजेनस मिलेगा, ठीक है। इसमें आप एंडोस्कोपिक ड्रेन करते हो और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन आती है। अगर हम वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें हेट्रोजेनस फ्लूइड है, इसको आपने परकोटेनियसली, अगर तो देखो होमोजेनस फ्लूइड है, सूडोसिस्ट है, तो आप एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करोगे। और अगर वॉल ऑफ नेक्रोसिस है ना तो फिर आपने परकोटेनियस ड्रेनेज करनी होती है क्योंकि इन्फेक्टेड है। पेंक्रियाटिक एब्सेस जो है वो हमेशा फीवर के साथ प्रेजेंट करेगी, इसमें आपने परकोटेनियस ड्रेनेज करनी होती है। इफ द क्वेश्चन डजंट स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन एंड द फ्लूइड गो विद, आपने इसमें एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करोगे, ठीक है। ओनली एक्सेप्शन अगर 6 वीक 6 सेंटीमीटर है इज इन द इनफेक्ट गो फॉर द परकोटेनियस ड्रेनेज रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट्स हाउ बिग द कलेक्शन, ठीक है। इसमें आपने मोस्टली ज़्यादा परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हो। अगर सूडोसिस या होमोजेनस फ्लूइड है तो इसमें आपने फिर एंडोस्कोपिक ड्रेनेज करनी है। लीवर एब्सेस में हाइड्रेटेड लिवर सेल्स, इसमें काइनोकोकस कैनुलोसिस आ जाता है ऑर्गेनिज्म, नीचे इसमें एल्बेंडाजोल देते हो, डेफिनेटली इसमें सर्जिकल डीरोफिंग है। एमेबिक के अंदर एंटोमेबा हिस्टोरेटिका की होती है, इसमें कोई ना कोई इंडिया मैक्सिको की हिस्ट्री होगी ट्रैवलिंग की, ठीक है। एमेबाइसिस के अंदर क्या होगा कि पेशेंट को डाइसेंट्री होती है, ब्लडी डायरिया, अगर तो ये इन्फेक्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन को, अनदर कीवर्ड पेशेंट में बी फेब्राइल फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, इसको आप ट्रीट करते हुए विद मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। बायोजेनिक के अंदर क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन लिवर एब्सेस होता है, इसमें थिक वॉल हाइपरडेंस फ्लूइड मिलेगा CT पे, ठीक है। अगर सेकेंडरी टू द इन्फेक्शन और मोस्ट कॉमनली इसके अंदर क्या होगा, कोलेंजाइटिस। इसमें भी जो लिवर एंजाइम्स होते हैं ना वो एलिवेट हो जाते हैं, इसको इनिशियल मैनेजमेंट होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोगे,
sometimes it's may require the percutaneous drainage as well. Okay. द नेक्स्ट वन एज अ पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन. अगर फॉर एग्जांपल ओपन वुंड है ना तो आप सीटी करते हो टू असेस फॉर द डीप इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की बात हो रही है. फर्दर फिर आप उसको परकोटेनियस ड्रेंज करते हो. अगर तो इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन है, अगर तो छोटा साइज है आप उसको परकोटेनियस ड्रेंज कर रहे हो. अगर तो 4 to 4 सेंटीमीटर और बिगर है, ठीक है. अगर मल्टीपल कलेक्शन है, देखो अगर थोड़ा बहुत आप परकोटेनियस ड्रेंज कर दिया, मल्टीपल कलेक्शन तो लेप्रोस्कोपी करेंगे. अगर पेशेंट अनस्टेबल तो लेप्रोटमी करोगे. Open drainage is not same as the open wound. It refers to the percutaneous drainage which is done after the CT. ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा केयरफुल रहना होता है. ओपन द वुंड, रिमूव द स्टिचेस और फिर आपने एनसीएन ड्रेनेज कर दिया. फॉर एग्जांपल एब्सेस है तो सिंपली गो फॉर द एनसीएन एंड द ड्रेनेज. अब इसमें आपने ABC याद रखना है. ए के अंदर आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 88%, GCS 8 होता है. तो फॉर एग्जांपल ये अनकॉन्शियस है, ऑल आर द इंडिकेशन टू इंटूबेट. इसमें हमने जो है वो ऑक्सीजन मास्क यूज़ करना होता है एज अ प्री ऑक्सीजनेशन फॉर द कॉन्शियस अलर्ट पेशेंट. अब इसमें बेस्ट वे ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑरोट्रोकी, अगर तो पेशेंट अनकॉन्शियस है या मौन कर रहा होता है तो आप उसमें ऑरोट्रोकी या इंटूबेशन करते हो. लेट्स सपोज द सेम पेशेंट एट द, अगर इसमें स्पेस का फ्रैक्चर होता है मैंडिबल का, देन इन केस फॉर द क्रिकोथेरेटोमी. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपने ओरोट्रोकी या इंटूबेशन करनी है. और अगर फेस के फ्रैक्चर के साथ होता है ना तो आपने हमेशा क्रिकोथेरेटोमी करनी है. अगर पेशेंट को नीमोथोरिक्स है देन आप नीडल डीकम्प्रेशन करते हो, ठीक है. एंड आईवी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन कंट्रोल देन प्रोसीड विद द इमेजिंग. अगर तो नॉट डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करिए तो फिर आईवी फ्लूइड कंट्रोल करोगे. ऑलवेज फॉलो द ATLS, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को स्वेयर वॉमिटिंग हो रही है ना तो इसमें स्वेयर वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, CL तो जो HCl होता है वो तो लूज हो जाता है, ठीक है. तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आती है हाइपोकोलोरेमिक, हाइपोकेलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. को आपने ट्रीट कैसे करना होता है, इसमें आपने नॉर्मल सलाइन देना है. और अगर पेशेंट को स्वेयर डायरिया है, इसमें बाइकार्बोनेशियम लॉस हो गया, इसमें पेशेंट जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा और आपने इसमें रिंगल लैक्टेट देना होता है. अब जो हाइपोकलीमिया ये दोनों रिदम को इफेक्ट कर रहे होते हैं. अगर तो हाइपोकलीमिया है तो इसमें फ्लैट टी वेव जो है ना वो फ्लैट मिलेगी. और अगर हाइपोकलीमिया तो इसमें टी वेव जो होती है वो पीक होती है. इसमें आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है. और इसमें सेकेंड लाइन जो है वो आ जाते हैं साबा और इंसुलिन, ठीक है. उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट. इसमें डायलिसिस करते हो फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टरी केस होता है. इंडिकेशन फॉर डायलिसिस में ये भी एक केस आ जाता है. स्वेयर हाइपोनेट्रीमिया है तो इसमें पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, इसे ट्रीट कैसे करोगे, हाइपरटोनिक सेलाइन देना है आपने. अगर तो पेशेंट डजेंट हैव द एडुकेट और इंटेक सो वी नीड गो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन इन पेशेंट सेटिंग. सबसे पहले आपने GI फंक्शन को चेक करना होता है. अगर तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आप उसको पारेंटल न्यूट्रिशन दोगे, एंटर फीडिंग दोगे, ठीक है. सबसे पहले आपने NG ट्यूब के थ्रू करना है. अगर रेस्पिरेशन का रिस्क है देन गो विद NG. अगर इसमें से ऐसा जब आपने कुछ भी नहीं करना. क्रॉनिक केस फॉर एग्जांपल अगर मोर देन 1 मंथ हो गया तो आप इनिशियली रिससिटेट करोगे विद गैस्ट्रोस्टोमी. एस्पिरेशन के चांसेस है तो जूजिनोस्टोमी कर देंगे. अगर फॉर एग्जांपल विद इन द 6 और ओपन स्कैल्प उसकी लेसेरेशन है तो आप उसको सूचर्स लगा देते हो विद इन 24. और अगर इंजरी हुई है, टेंडन तक गई है तो आप उसको प्राइमरी रिपेयर करोगे. और अगर फॉर एग्जांपल नेक्रोटिक स्किन एक्सपोज होगी तो सेकेंडरी करोगे. बट इफ़ इट्स नॉट इन्फेक्टेड दैन फिर आप इसमें वैक्यूम ड्रेसिंग कर देते हो. देन इज अ लंग नोड्यूल. फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले चेक करना है कि चेस्ट एक्सरे के अंदर अगर लंग नोड्यूल 2 से 3 साल हो गए हैं और वो चेंज नहीं हुआ तो आपको नो नीड फॉर द फर्दर फॉलोअप. अगर तो वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जरी करेंगे, ठीक है. और अगर 0.8 से 2 सेंटीमीटर तक है तो फिर आपने पेट और बायोप्सी करनी होती है. और अगर 4 से ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है, 0.8 से बात करें, अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो सर्जरी करनी है, ठीक है. और अगर 0.8 से 2 तक है पेट और बायोप्सी करेंगे. अगर 0.8 से कम है लेकिन 0.4 से ज़्यादा तो CT स्कैन और फॉलोअप करवाते हो. अगर 0.4 से कम होता है तो उसमें फॉलोअप की असर ज़रूरत नहीं होती. 0.4 से कम है तो फॉलोअप नहीं करवाना. 0.4 से ज़्यादा है लेकिन 0.8 से कम है तो फिर आप इसमें CT स्कैन फॉलोअप करवाते हो. 0.8 से 2 सेंटीमीटर दैन फिर इसमें पेट बायोप्सी आ जाएगी. बेरिएट्रिक सर्जरी जो है ये बेस्ट वे होता है टू रिड्यूस द वेट. इसमें इंडिकेशन क्या है कि अगर BMI 40 या 35 से ज़्यादा है ना कोमॉर्बिड पेशेंट में तो आप करते हो, ठीक है. इसमें नेक्स्ट वे होता है आफ्टर द सर्जरी इज़ द लाइफस्टाइल और फिर आपने ऑर्ली स्टेट देना होता है. अब आपने इसमें टाइप ऑफ द प्रोसीजर चूज़ करना है. कोई परफॉर्म है एंडोस्कोपी. इसमें अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल हेर्निया है ना तो आपने रोइक्स एंड बायपास करना होता है. अगर एडहेरेंस है तो फिर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करनी है, ठीक है. उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट बायपास सर्जरी है दैन आप इसमें CT करवाओगे. अगर तो पेशेंट फॉर एग्जांपल
अनस्टेबल है और आपने पोस्ट बाईपास सर्जरी करी तो आप इसमें सीटी करोगे, और अगर पोस्ट स्लीव सर्जरी है दैन आप इसमें एंडोस्कोपी करोगे। अब फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? जुजिनम में, और ये विटामिन B12 की होती है टर्मिनल आइलैंड में। अगर इन दोनों में से दोनों टेम्पर ऑफ हो गए विद बाईपास सर्जरी इवेंचुअली ये कॉज करेगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सो दोज पेशेंट नीड द पायरेंटल रिप्लेसमेंट। जुजिनम में फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन होती है और टर्मिनल आइलैंड के अंदर B12 की। और अगर पोस्ट बाईपास सर्जरी है देन आप सीटी करवाओगे, पोस्ट स्लीव सर्जरी है तो फिर एंडोस्कोपी। इंटरनल हर्निया के अंदर ऑक्सीजन बाईपास करते हो, एडहियंस है तो फिर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द ALL के अंदर आपने हेपरिन अल्ट्रासाउंड CT एंजियोग्राफी स्किप इफ द पैरालाइज। अब इसमें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के अप्रोच याद रखनी कि अगर तो एक्यूट और क्रॉनिक है ना तो इसमें आपने हेपरिन अल्ट्रासाउंड, और डायग्नोस्टिक इसमें CT होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी फॉर द रीवेस्कुलराइजेशन इसमें डेफिनेटिव मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया के अंदर। आपने इसमें प्रॉपर सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम करना होता है टू इंक्रीज द वॉकिंग डिस्टेंस और स्मोकिंग, इसमें आपने स्मोकिंग सजेशन करनी होती है। अगर आपने कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को प्रिवेंट करना तो आप इसमें एस्पिरिन देते हो। ALI के अंदर फर्स्ट साइन ये होता है कि पेशेंट की जो पल्स होती है ना वो एब्सेंट हो जाती है। अब इसकी 3 क्लासेस हैं। क्लास 1 के अंदर क्या होगा कि बिल्कुल मॉडरेट सी पेन होगी। क्लास 2 के अंदर क्या होगा कि स्वेयर पेन होगी, उससे पैरेस्थीसिया हो जाता है। और थर्ड के अंदर क्या होगा कि नो पेन होगी और इसमें पैरालाइज लिम्ब होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक्यूट और क्रॉनिक केस है या इरिवर्सिबल पैरालाइज लिम्ब है तो इसमें आप एम्बोलिशन कर देते हो। ठीक है, और अगर AFib है तो एम्बोलेक्टमी करेंगे। कार्डिक थ्रोम्बोलाइसिस जब भी आर्टरी की थ्रोम्बोसिस होती है ना तब करते हैं, और हमेशा एम्बोलेक्टमी भी हम इसको प्रेफर करते हैं। अब फुट अल्सर में अगर तो फॉर एग्जांपल पल्स एब्सेंट है ना तो इसका मतलब है कोई ना कोई आर्टरी का इशू है, तो आपने ALI और फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह करना है। अगर पल्स इंटेक्ट है, स्किन डिस्कलरेशन है तो फिर आप वीनस अल्ट्रासाउंड करोगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन रिस्क फॉर द वीनस अल्सर इज़ द वीनस हाइपरटेंशन। उसमें अप्रोच कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर सिम्टोमेटिक है ना, सिम्टोमेटिक भी और स्टेबल भी है तो CTA करवा ले, लेकिन एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे और स्टेबल है तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाओगे। और अगर अनस्टेबल है और अननोन केस है तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड करनी है। और अगर अनस्टेबल है और नॉन केस है तो फिर आपने इसमें इमीडिएट लेप्रोटमी करते हो। ठीक है, इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपने कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले आप D-dimer करवाते हो, अनस्टेबल पेशेंट हो तो CTA। अगर तो फॉर एग्जांपल कंप्रेस अल्ट्रासाउंड ना प्रेग्नेंट पेशेंट इट्स नेगेटिव देन आप इसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करोगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्या होगा कि इसमें ना सिंकपी होती है, JVP रेज होगी, इसमें साइनस टैकीकार्डिया मिलेगा। इसमें आपने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हो ओवर द अनफ्रैक्शनेटेड। ठीक है, और इसमें आप TPH अगर तो फॉर एग्जांपल अनस्टेबल पेशेंट हो तो फिर थ्रोम्बोलेक्टमी करते हैं। क्रॉनिक मैनेजमेंट आप रिवारोक्साबेन दे दो। DVT का ट्रीटमेंट आप याद रखने के फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है या फिर कैंसर केस है ना तो आपने लो मॉलिकुलर वेट देना होता है। इसमें 40 mg आप प्रोफाइलेक्टिकली दोगे, थेरेपेटिक के अंदर BID आ जाएगा। रीनल इम्पेयरमेंट है तो अनफ्रैक्शनेटेड देना होता है, 5 की इंटरनेशनल BID और 10 के आपने थेरेप्यूटिक है। अगर फॉर एग्जांपल स्पेयर DVT केस है जो कि ALI को मिमिक कर रहा होता है तो उसमें आपने TPA या फिर IFSC फिल्टर दोगे। अगर तो फॉर एग्जांपल उसमें TPA कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है देन IV फिल्टर। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। 1 सेकेंड, इसमें ये रह गया। ऑर्थोपेडिक्स के अंदर इसमें फॉर एग्जांपल अगर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो आपने उसे की वायर है के थ्रू ही करना होता है। सर्जिकली एक्सप्लोर करोगे अगर तो पील है। लोअर लिम्ब फ्रैक्चर है एडल्ट तो आप इसमें क्लोज रिडक्शन करोगे। चिल्ड्रन में आपने याद रखना है कि अगर बच्चा 6 महीने से कम का होता है ना तो इसमें पॉलिक हार्डनेस करोगे। 6 मंथ से 5 ईयर का है तो हिप स्पाइक का, और अगर मोर देन 5 ईयर है तो इंटरमडलरी ने। 6 मंथ से कम है तो पॉलिक हार्डनेस, 6 मंथ से 5 ईयर का तो हेप स्पाइक का, और अगर मोर देन 5 ईयर तो IM नेलिंग करोगे। ओपन फ्रैक्चर की अप्रोच के अंदर IV एंटीबायोटिक दोगे, रिडक्शन करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे और डेफिनेटली विद इंटरमीडिएट नेल। और अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है तो फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपने 5 चीज़ याद रखने होते हैं: पेन, पैरेस्थीसिया, पैलर पल्सस पैरालिसिस, और इसमें अर्जेंट आपने फिशोटॉमी करनी होती है। अपने पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करना है? विद रिंगल लैक्टेट और पेल्विक बाइंडर देते हो। अगर फैट एम्बोलिज्म है, पल्मरी एम्बोलिज्म है, इसमें मेन डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो फैट एम्बोलिज्म होता है ना उसके अंदर CNS सिम्टम और साथ में ना पेटिकियर रैश बनेंगे। ठीक है, और मोस्ट कॉमन शोल्डर डिसलोकेशन होती है वो इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर जो है वो मोस्टली एपिलेप्टिक पेशेंट में होती है। हिप की लोकेशन जो शोल्डर की इंटीरियर डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन होती है और हिप की जो है वो पोस्टीरियर कॉमन होती है। देन इज़ द यूरोलॉजी टेस्टिकुलर टोयन फॉर एग्जांपल अगर लेस देन 12 और है विद हॉरिजॉन्टल हाई राइडिंग टेस्टेज और इसमें क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो आप सर्जिकली एक्सप्लोर करो। अपेंडिकुलर टोयन के अंदर ये लेस देन 1 डे विद वर्टिकल लॉन्गेज और इसमें ब्लू डॉट साइंस हैं, अपर पोल टेंडनेस है तो आप इसमें इसका मतलब अल्ट्रासाउंड पे वेस्कुलरिटी कम आपको आइडिया हो जाएगा।
एपिडिडमाइटिस मोर देन 1 डे से होता है, एडिमेटस विद इंक्रीज इन वेस्कुलरिटी, इसमें आपको अल्ट्रासाउंड पे प्रॉपर पता चलेगा। अगर इनकार्सिनेटिंग इंग्वाइनल हर्निया यूनिलेटर स्वेलिंग है, इवन वो इंग्वाइनल रीजन तक जा रही है, टेस्टिस कैन नॉट पैल्पेबल, तो आप उसको सर्जिकली एक्सप्लोर करते हो। हाइड्रोसील है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर नो पेन, इन सब में आपने अर्जेंट सर्जिकल अप्रोच करना होता है। ट्रॉमा के अंदर फॉर एग्जांपल इंट्रापेरिटोनियल है तो सर्जिकली एक्सप्लोर करोगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है तो कैथेटर रिपेयर करोगे, दैन उसको आपने हर 2 हफ्ते बाद असेस करना होता है। यूरिथ्रा इंजरी है तो आपने सुप्राप्यूबिक कैथेटर करना है अगर अवेलेबल नहीं है, और इसमें आपने ना डायग्नोस करने के लिए आप रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम करते हैं। फॉली जो है वो यूरिथ्रा इंजरीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द मैलिग्नेंसी इन अ पेशेंट विद बीपीएच इज द एज। अगर तो पैल्पेबल है अंडर द जनरल एनेस्थीसिया तो आप इसमें ऑर्चिडोपेक्सी करोगे। अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर वो पैल्पेबल थी तो ऑर्चिडोपेक्सी है, और अगर पैल्पेबल नहीं है तो फिर लेप्रोस्कोपी करोगे। ग्रॉस हीमाचूरिया होता है ना तो साइटोलॉजी करेंगे, माइक्रोस्कोपी हो तो यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, पेनलेस हीमाचूरिया हो तो सिस्टोस्कोपी है, पेनफुल मिक्टोरेशन हो तो फॉलिक कैथेटर करेंगे पास। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।